नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर आज दिन भर बनी रहेगी नजर, ये इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज जगदलपुर दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीजी कॉलेज मैदान में सभा को करेंगे संबोधित। और आबकारी घोटाला मामले में आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा से हो सकती है पूछताछ। ईडी ने लखमा और उनके बेटे को जारी किया नोटिस। 11 बजे तक ईडी ऑफिस जा सकते हैं लखमा। छत्तीसगढ़ में फिर प्रशासनिक सर्जरी। 11 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। 8 आईएएस अफसरों का भी हुआ तबादला। छत्तीसगढ़ के 10 निकायों में कलेक्टर होंगे प्रशासक। चुनाव की तारीख घोषित नहीं होने पर प्रशासक नियुक्त। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। रायपुर में 30 बीएड सहायक शिक्षक गिरफ्तार। बिना अनुमति रैली निकालकर बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप। रायपुर में शराब के नशे में बेटे ने की पिता की हत्या। बिलासपुर रोड रावाभाटा में नाबालिग की मिली लाश। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जांजगीर से बड़ी खबर के साथ। यहां पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ है। कई हिस्सों में शरीर के अंग बिखर गए, इतना भीषण यह हादसा था। घटनास्थल पर बाइक यहां पर खड़ी हुई पाई गई है। कोसमंदा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चांपा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लापरवाही देखिए, हमेशा ये चेतावनी दी जाती है, अपील भी की जाती है कि रेलवे ट्रैक को पार नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते और इसका नतीजा देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2 युवकों की यहाँ पर मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, कैसे ये हादसा हुआ है और फिलहाल क्या कार्रवाई इस मामले को लेकर आगे की जा रही है और इनकी पहचान हो गई है क्या, ये जो युवक हैं जिनकी मौत हो गई है? देखिए योगिता, काफी बड़ी घटना है। चांपा थाना क्षेत्र के कुसमंदा गांव का ये पूरा मामला है और इसमें देर रात की घटना है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये 2 युवक हैं जो वहां पर रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, जिसके बाद ये घटना हुई है और मौके पर ही 2 बाइक खड़ी मिली है। इसमें एक युवक की पहचान हो गई है, भानु प्रताप साहू उर्फ डाबला। ये कुसमंदा गांव का ही रहने वाला है और इसके जो और युवक है वो इसी मृतक युवक का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है। तो फिलहाल इसमें तो मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और इस मामले में भी जांच की जा रही है। जिस तरह से लेकिन घटना हुई है, निश्चित तौर पे जरूर सवाल खड़े होते हैं कि बार बार इस तरह से घटना होती है, उसके बाद भी जो सबक है वो नहीं लेते और जिसके बाद से ये एक बार फिर जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। जी योगिता, बिल्कुल, सबक लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पर भी बन सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब कोरबा से सड़क हादसे की खबर है। यहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया। दुर्घटना में युवक की मौत के बाद नाराज भीड़ ने ट्रेलर में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन नाराज भीड़ और मृतक के परिजन 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं और शव रखकर सड़क पर उन्होंने देर रात चक्का जाम भी किया, जिससे दमकल के पहुंचने के बाद भी ट्रेलर में लगी आग को बुझाया नहीं जा सका और इस दर्दनाक हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही। वहीं दुर्घटना में युवक की मौत के बाद नाराज भीड़ ने 2 ट्रेलर में आग लगाई, चक्का जाम किया। गुस्सा अपना उन्होंने यहां पर दिखाया है और शव रखकर चक्का जाम भी किया गया। देर रात की ये तस्वीरें हालांकि पुलिस ने समझाकर भीड़ को वहां से हटा दिया है। देर रात की तस्वीरें हैं। यहां पर सड़क हादसे से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया है। हालांकि मौके पर पुलिस बल पहुंचा है और लोगों को यहां पर समझाइश दी गई।
राजधानी रायपुर में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है और अब चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि वो सुनसान मकानों के साथ साथ मुख्य सड़कों और पुलिस चौकियों के पास भी वारदात करने से नहीं हिचक रहे हैं। ताजा मामला बनपुरी चौक के झाबक पेट्रोल पंप का है, जहां लोहे से भरा एक ट्रक चोरी हो गया। ट्रक का ड्राइवर देर रात उरला से लोहे की ब्रिक्स भरकर रवाना हुआ और हीरापुर स्थित प्लांट में खाली करना था, लेकिन देर रात हो जाने की वजह से ड्राइवर नासिर खान ने ट्रक को झाबक पेट्रोल पंप के बाहर बाकी ट्रकों के साथ ही खड़ा कर दिया और लॉक करके अपने गाजीनगर स्थित घर चला गया। सुबह आकर देखा तो ट्रक वहां से गायब मिला। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज यहां पर खंगाले गए तो सुबह 6 बजे चोरों ने बड़ी चालाकी से ट्रक का ताला खोला, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है, और उसे स्टार्ट कर वहां से वो फरार हो गया। चोरी गए ट्रक में करीब 20 लाख रुपए कीमत का लोहा भरा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और चोरों की तलाश की जा रही है। और अब शराब घोटाला केस को लेकर एक बड़ा अपडेट है। आज कवासी लखमा ईडी दफ्तर जा सकते हैं। लखमा के सहयोगी भी उनके साथ ईडी दफ्तर जा सकते हैं। सुबह 11 से 12 बजे के आसपास ऐसी जानकारी मिली है कि कवासी लखमा आज ईडी दफ्तर जाएंगे। उनके बेटे और उनके करीबी भी उनके साथ मौजूद होंगे। ईडी ने सभी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया है और यही वजह है कि जिन जिन लोगों के यहां दबिश दी गई थी, ईडी ने कार्रवाई की थी और इसी के चलते यहां पर इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। न सिर्फ कवासी लखमा बल्कि उनके बेटे, उनके करीबियों के घर ईडी की टीम पहुंची थी। शराब घोटाला केस को लेकर ये दबिश दी गई थी और अब ईडी ने इन सभी को पूछताछ के लिए आज दफ्तर बुलाया है। तो 11 से 12 बजे के बीच ये सभी ईडी दफ्तर आज पहुंच सकते हैं। और अब सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। आज सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर जाने वाले हैं। करोड़ों के विकास कार्यों की वो सौगात देने वाले हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। पीजी कॉलेज हॉस्टल मैदान में आम सभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो आज जगदलपुर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम विष्णुदेव साय वहां पर करने वाले हैं और पीजी कॉलेज हॉस्टल मैदान में आम सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसे सीएम विष्णुदेव साय आज संबोधित करेंगे। और सीएम विष्णुदेव साय ने नए साल के पहले दिन मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों की बैठक ली। उन्होंने कामकाज कसावट लाने के साथ ही जनता से जुड़े कामों को तेज गति से पूरा करने के लिए कहा है। सीएम साय ने बैठक में 2 टूक कहा कि प्रशासनिक कामकाज में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी समय पर ऑफिस आएं और मुस्तैदी से काम करें। हम सभी को टीम भावना के साथ काम करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि 2024 में हमने पीएम नरेंद्र मोदी की प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है और उन्होंने सभी ऑफिस में ई ऑफिस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने की भी बात कही और सभी विभागों की खुद वो समीक्षा करेंगे। सचिव हर महीने वर्चुअल समीक्षा करेंगे और हर 3 महीने में भौतिक समीक्षा भी की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभारी सचिव हर 2 महीने में जिलों का दौरा करें। इसके अलावा साय ने नशे की तस्करी पर कड़ाई से रोक लगाने की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ के 10 नगरीय निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है और इस संबंध में आज नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके अनुसार रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग नगर निगम में जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है और इसी तरह राजनांदगांव, जगदलपुर में भी प्रशासक की नियुक्ति हुई है। धमतरी, रायगढ़, चिरमिरी, अंबिकापुर और कोरबा नगर निगम में भी जिले के कलेक्टर को प्रशासक बनाया गया है।
अधिसूचना के अनुसार राज्य के इन 10 निकायों में 3 जनवरी से 10 जनवरी के बीच कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं होने के कारण प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। वहीं 7 जनवरी को 10 निकायों के महापौर के लिए आरक्षण की कार्यवाही प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इसके बाद 8 से 11 जनवरी तक त्रिस्तरीय पंचायत के आरक्षण संबंधी कार्यवाही भी पूरी होगी। और छत्तीसगढ़ में 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया। प्रतिष्ठा ममगाई कलेक्टर नारायणपुर और अलरमेल मंगईजी सचिव बनाए गए हैं। वाणिज्यकर पंजीयन का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। और इसी तरह नरेंद्र कुमार दुग्गा कमिश्नर सरगुजा के बनाए गए हैं और नीलम नामदेव एक्का राज्य सूचना आयोग की सचिव बनाई गई हैं। पदम से एल्मा आयुक्त बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति विभाग की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। प्रतीक जैन बस्तर सीओ की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के 11 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। ध्रुव गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक एसआईबी पीएचक्यू बनाए गए हैं, तो वहीं अभिषेक शांडिल्य उप नियुक्त महानिरीक्षक कानून व्यवस्था पीएचक्यू में इनका ट्रांसफर कर दिया गया। गिरिजा शंकर जायसवाल अब उप पुलिस महानिरीक्षक होंगे तकनीकी सेवा पीएचक्यू विभाग में, तो वहीं सुजीत कुमार उप पुलिस महानिरीक्षक होंगे पीएचक्यू विभाग में। और इसी तरह अभिषेक मीना उप पुलिस महानिरीक्षक होंगी दूरसंचार पीएचक्यू विभाग में। तो 11 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है और अलग अलग प्रभार उन्हें सौंपे गए हैं। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक संविलियन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। पुलिस के मुताबिक 50 से 60 की संख्या में सहायक शिक्षक बीजेपी दफ्तर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी दलबल के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और सभी आंदोलनकारी शिक्षकों को उठाकर वो थाने ले आए, जहां करीब 30 शिक्षकों को जेल भी भेज दिया गया है। लगातार सहायक शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कल भी उन्होंने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन का नया नया तरीका अपनाया जा रहा है। गिरफ्तार जो शिक्षक हैं उनसे बातचीत भी की गई, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। और इधर सांसद चिंतामणि महाराज जिला अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल में गंदगी देखकर वो नाराज नजर आए। अस्पताल प्रबंधन को उन्होंने फटकार भी लगाई है। व्यवस्थाओं को जल्द सुधारने की बात कही गई। सूरजपुर के जिला अस्पताल पहुंचे हैं सांसद चिंतामणि महाराज और अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया है। इस दौरान गंदगी देखकर वो नाराज हुए हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधक को फटकार लगाई है और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की। कैसी व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पर किस तरीके की रखी गई है, कैसे उन्हें बेहतर इलाज दिया जा रहा है या नहीं, इस संबंध में उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की। और रायपुर पुलिस ने 4 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1884 नग प्रतिबंधित नशीली गोली जब्त की। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने उन्हें जेल भी भेज दिया है। बता दें कि एएनटीएफ ने पिछले दिनों थाना न्यू राजेंद्र नगर इलाके के आरडीए बिल्डिंग के पीछे दोपहिया वाहन में प्रतिबंधित नशीली टैबलेट की बिक्री करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 732 नग गोली, 2 नग मोबाइल और एक एक्टिवा भी जब्त की थी। और इसके बाद पुलिस एक और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 144 नग प्रतिबंधित नशीली गोली जब्त की गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने उड़ीसा से प्रतिबंधित टैबलेट लाने का खुलासा भी किया था, जिसके बाद एएनटीएफ, क्राइम ब्रांच और राजेंद्र नगर थाना पुलिस की टीम ने उड़ीसा के संबलपुर से अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली गोली की बिक्री और सप्लाई करने वाले बिहारी प्रसाद अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी है उसकी पता तलाश करने के लिए पुलिस पार्टी उड़ीसा गई हुई थी। उड़ीसा में जिसके यहाँ से इनको स्पाज्मो टैबलेट खरीदी में प्राप्त होती थी, उस आरोपी बिहारी प्रसाद अग्रवाल को 1884 टैबलेट के साथ में गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध में NDPS के तहत में कार्रवाई की जा रही है। और इधर बीजापुर में धान उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने से जाम के हालात बन गए हैं। आलम यह है कि कई केंद्रों में क्विंटल तो दूर किलो भर धान रखने की भी जगह नहीं बची है और इससे परेशान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने सीधे कलेक्टर से धान उठाव के लिए गुहार लगाई है। वहीं 5 जनवरी तक धान का परिवहन नहीं होने पर 6 जनवरी से खरीदी बंद करने की भी चेतावनी दी गई। बता दें कि 29 दिसंबर तक जिले के 30 उपार्जन केंद्रों में 4,37,737 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जिसमें से सिर्फ 51,850 क्विंटल का उठाव हुआ है। यानी जिले में अब तक सिर्फ 11% धान का उठाव हुआ है, जबकि 3,85,886 क्विंटल धान का उठाव होना बाकी है। जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा कि फरवरी में डीओ जारी हो चुका था हम लोगों का, वही अगर डीओ दिसंबर और जनवरी में अगर इस मंथ में जारी हो जाए तो लास्ट में हम लोग जो सुखद की समस्या से परेशान होते हैं, लास्ट में हम लोग को फिर दबाव डाल के भराया जाता है, इस टाइप की परिस्थितियाँ निर्मित होती है, तो वो चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। प्लस सुखद नहीं आएगा अगर वो जो पिछले फरवरी माह में अगर जैसे डीओ जारी हो जाता है तो अगर वो जनवरी में जारी हो जाए तो शायद उस समस्या से अपन बच सकते हैं। और कोंडागांव जिले में 1 जनवरी को धान खरीदी का कार्य पूरी तरह से बाधित रहा, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। धान बेचने पहुंचे किसानों को खरीदी केंद्रों पर पहुंचने के बाद पता चला कि धान खरीदी नहीं हो रही है। किसानों ने अपनी समस्याएं जाहिर करते हुए कहा कि धान लेकर केंद्रों तक पहुंचाने और फिर वापस ले जाने में उन्हें अतिरिक्त किराया चुकाना पड़ा। बारिश की संभावना से धान खराब होने का डर भी सता रहा है और इसके अलावा टोकन दिवस पर धान नहीं बिकने की वजह से अगला टोकन मिलने में 15 दिनों की देरी की चिंता भी किसानों को अब सता रही है। वहीं कलेक्टर के मुताबिक अब तक जिले में 55% धान की खरीदी हो चुकी है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि 2 जनवरी से सभी धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी फिर से नियमित रूप से शुरू की जाएगी और इसके लिए प्रभारी अधिकारी और राजस्व अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। धान खरीदी के लिए टोकन कटा हुआ था और सुबह जब किसान लोग सभी धान लेकर के खरीदी केंद्र में पहुंचे तो खरीदी केंद्र प्रभारियों के द्वारा बताया गया कि आज खरीदी नहीं होगा। कारण क्या बताया गया? उन्होंने कहा कि धान का उठाव नहीं हो रहा है, इसके चलते हम नहीं खरीद पाएंगे, ऐसा उन्होंने कह करके अपना पल्ला झाड़ दिया। खरीदी नहीं हो रहा है उसका भी चिंता है भाई। अपन आज का डेट कटवाए हैं तो अगले फिर 15 दिन फिर ऊपर डेट मिल जाता है, उस बीच में फिर पानी गिर गया फिर बंद, किसान कैसे करेंगे फिर? तो धान का खरीदी हुआ है 22,000 कुंटल लगभग, तो 7200 लिमिट है धान खरीदी का, उससे 3 गुना अधिक खरीदी हुआ है और उठाव बिल्कुल नहीं हो पा रहा है सर। तो इसलिए यहाँ पे हमारा धान खरीदी करने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। धान खरीदी वर्ष 24-25 के अंतर्गत 55,000 किसान पंजीकृत हैं, जिनसे आज की दिनांक तक 60% किसानों से 1,84,000 मैट्रिक टन धान का परचेज किया जा चुका है। जिले में धान खरीदी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कुछ धान खरीदी केंद्रों में आज हमाल की व्यवस्था न होने के कारण धान खरीदी की व्यवस्था में इशू हुआ था। अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार को भी पर्यवेक्षण के कार्य पर नियमित रूप से लगाया जा रहा है। जमी कम पड़ी तो आसमां भी जीत लूंगी, ये इरादा रखने वाली महासमुंद की वल्लरी चंद्राकर आधुनिक खेती के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। वल्लरी एमटेक कर चुकी हैं और प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद हाईटेक खेती कर रही हैं। शादी के बाद जिम्मेदारी उठाते हुए आज 24 एकड़ में सब्जी और फलों की खेती भी कर रही हैं। ये युवा किसान खेतों में ट्रैक्टर चलाने के साथ खेती के सभी काम बखूबी करती हैं और 30 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। मैंने एमटेक कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है और उसके बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी और तब मुझे लगा कि नहीं कुछ और क्या ऐसा करूं कि लाइफ कुछ वर्थ लगे। तो उसी दौरान ही मुझे एक खेती का प्रोजेक्ट दिखा, मेरे फादर कुछ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि जिस पैकेज के पीछे सारे इंजीनियर भागे जा रहे वो पैकेज मुझे घर बैठे अगर मिल जा रहा है तो फिर यही क्यों ना।
और इधर छत्तीसगढ़ के बालोद के जमरुआ की बेटी वीणा साहू भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर के पद पर चयनित हुई हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने वीणा को बधाई दी। सीएम ने कहा कि वीणा ने समूचे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित महसूस करवाया है। ये उपलब्धि प्रदेश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। बेटियां हमारा स्वाभिमान है और छत्तीसगढ़ की शान है। बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर बन गई हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, छत्तीसगढ़ का भी सिर ऊंचा आपने किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।